गुड। सर आपको तो ठंडी नहीं लगती होगी? अरे मेरे को तो सबसे ज्यादा ठंडी लग रही है यार आजकल। अलग देश से नहीं भाई, यहीं से है। ठंड मुझे भी बहुत लग रही है। सर यूपी वालों को तो वैसे सर यूपी वालों को तो वैसे ही ठंड नहीं लगती। ऐसा कोई किसने बोल दिया यूपी वालों को ठंड नहीं लगती? बहुत ठंड लगती है ऐसी सर किसी भाई यूपी मेरी वाले क्लास फिर में कुछ और भी खाते हैं ना साथ में, डाइट के साथ भाई वो कुछ और भी रखते हैं सामान। क्या सामान रखते हैं? तभी तो तभी सर मेरी क्लास में है एक बच्चा जो यूपी का है, जो उसे बिल्कुल ठंड नहीं लगती, बस एक अकेली शर्ट में आता है स्कूल। वो पता नहीं कौन से यूपी से, लग रहा है दूसरे प्लेनेट के यूपी से भाई। नहीं तुम्हें वो सर, तो पता आपके होगी। आप वाले यूपी से है। अरे बाप रे। भाई वो यूपी नहीं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल से होगा। नहीं यूपी से है मुझे वो, लगता है भाई यूपी। नॉर्थ कोरिया से भाग के आया है। भाई वो सानी फ्री है से ना? आया उठ के। सानी है वो वो। वो बताता बस यूपी है। भाई वो पूरी रात फ्रिज में बताता है। मस्त। सर आपको बोला था कल लेक्चर रख लेना संडे के दिन। हाँ बेटा यार। भूल गए वेक्टर ना का अब कह रहे हो ना? रखो। क्या सर? चलो मैं कल पूरी कोशिश करता हूँ वेक्टर्स का एक लेक्चर डे टाइम में पॉसिबल हो तो। कल आप लोग के स्कूल हैं क्या? यस नो सर। सर। नो यस सर। गुड इवनिंग सर। सर है सर है सर है हमारे। अरे सर मनाली, सर है। नो सर। मनाली सर मनाली एचपी में यार। तो है। ठंड नहीं है। चल देखते हैं किसी दिन, इस दिन रख दूं मैं, या तो मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूं, आप लोग देख लोगे, या लाइव क्लास सर करवा। ऑनलाइन सर आप संडे को रख लेना। संडे को तो कैसे यार, संडे को सर सर। सेकंड सैटरडे को। रिकॉर्डेड ठीक रहेगा। हाँ हाँ तो सर, भाई कौन सा सारा दिन टेस्ट देगा तू? मैं एक सेकंड रिकॉर्ड सैटरडे इस करके बार। लेक्चर सेंड कर देता हूँ, ठीक है सर बेटा? सैटरडे को रख लो, सेकंड सैटरडे को। चलो बताता हूँ, मैं डिस्कस करके बताता हूँ। चलिए आज का शुरू करें क्या? यस तो सर। स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर, और आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 1। सर हाँ सर बेटा। ये एक मिनट वो देखना, कहते हैं ये Q&A वाला क्वेश्चन कोई उसमें अनशन बोल रहा है। अरे यार, शर्मा आ गया क्या फिर से? सर शर्मा अटैक। शर्मा शर्मा is a virus to our class. लो भाई शर्माते रहो तुम। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। 11th फिजिक्स का जेई सिलेबस कवर कर रहे हैं हम, और आज की डेट है 6/1/2025। एज सच कुछ न्यूज तो नहीं है, और आज के लिए एज सच कोई मोटिवेशन तो नहीं है आपके लिए मेरे पास, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि कंसिस्टेंट रहो हमेशा की तरह, अपना होमवर्क कंप्लीट करो हमेशा की तरह, अप टू डेट रहो हमेशा की तरह, और एक्टिव पैसिव स्टडी पूरा उसका इस्तेमाल करो। कभी एक्टिव स्टडी करो यानी पेन कॉपी किताब लेकर के पूरा। एक्टिव पैसिव तो इंग्लिश में होता है। एक्टिव पैसिव स्टडी इंग्लिश वर्ड्स हैं, लेकिन इसका आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। एक्टिव स्टडी का मतलब कि भाई पेन किताब कॉपी बुक लेके बैठ गए हो, सब पढ़ रहे हो, लगा रहे हो दिमाग और अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। पैसिव स्टडी का मतलब हो गया कि बैठ के बस ऊपर से रिवीजन कर लिया, देख लिया, या बैठ के फॉर्मूला देख लिया, या नोट्स देख लिया, या पुरानी कोई चीज देख लिया, या मेरा लेक्चर लगा करके सुन लिया 1 घंटे का, तो ऐसे कर सकते हो। और लेक्चर्स भी पूरा 1 स्पीड में मत देखा करो। पुराने लेक्चर्स देखा करो तो 1.25 या 1.5 की स्पीड में देखा करो, तो कम से कम आपका 40-45 मिनट्स प्रोडक्टिव फ्रूटफुल हो जाए। और रिवीजन बेटा डेली किया करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन आप हमेशा करो, ठीक है? डेली रात को सोने से पहले 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो, कि आज जो सर ने पढ़ाया है उसको, नोट्स को एक बार मैं रिवाइज कर लूँ, देख लूँ। भले ही तुमको कितने अच्छे से आता हो, लेकिन करो तुम उसको, मन लगे ना लगे, लेकिन उसको रोज आप करो। आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, 1 मिनट, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा टॉपिक्स का, वो हम मोशन इन 2D देखेंगे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड देखेंगे। मोशन इन 2D विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में से जो प्रीवियस ईयर का वेटेज रहा है वो 2027 का 2024 का 7 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन, फिर 15 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन, बैक टू बैक ईयर्स का इस तरीके से वेटेज रहा है। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैन रिवर प्रॉब्लम बताया था इन 1D, मैन रिवर प्रॉब्लम इन 1D।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक रिवर है जिसकी फ्लो ऑफ डायरेक्शन कुछ राइट साइड है और मैन रिवर की वेलोसिटी u है और उसमें एक मैन है जो फ्लो कर रहा है v वेलोसिटी से, तो आप बताओ मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हुई? V plus U. नहीं, V plus u. मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हुई? V. V V. V. और वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हुई? v V प्लस plus u। U और वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या हुई? U. U U. 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 वेरी गुड, बहुत अच्छी। इसी का अगर मैं अपोजिट पूछ लूं कि भाई रिवर की वेलोसिटी राइट साइड में u है और मैन की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में v है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, पहले तो वेलोसिटी ऑफ रिवर बताओ आप कितनी हुई? U u। अच्छा, U. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी हुई? minus V Minus V. Minus V. माइनस v हो जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी हुई? V minus U. अरे V minus U. वेलोसिटी ऑफ मैन बताओ सर आप। V V minus U minus U. हाँ, v V माइनस minus U. वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी भाई? उसकी वेलोसिटी, हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी। वेलोसिटी ऑफ रिवर u हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन में ऐड हो जाएगा और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप इस तरीके से भी निकाल लोगे। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या हो जाएगी? माइनस v हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि फिर से बताऊं? क्योंकि अगर आप देखोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर आप लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। कौन से केस में सर? माइनस जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का, उस केस में वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी माइनस माइनस होगा ना? माइनस सर माइनस हमेशा ऐसे होता है कि अगर ए पर्सन को हम देख रहे हैं लेकिन बी की नजरों से देख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली इसको? VA minus VB. ए माइनस वी बी। हमेशा आपको ये समझाया है कि कैसे, पूरा आपको समझा रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है कैसे। अब यहाँ पे हमको मैंने कहा कि अगर मैं रिवर की नजर से देखूं मैन को, इस केस में मैं बैठ गया और रिवर की नजर से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या है भाई? u है, क्योंकि मैं बैठ गया हूँ रिवर में बोट पर और कुछ चला नहीं रहा हूँ, उसको जो चप्पू होते हैं वो चला नहीं रहा हूँ, बैठ गया हूँ, तो मैं देख रहा हूँ मैन। हाँ, तो मेरी नजर में मैन कैसे दिखेगा? आगे जाते हुए दिखेगा, कितनी स्पीड से? v स्पीड से दिखेगा। यही तो होगा मैन की वेलोसिटी रिवर की नजर से। रिवर की तो असली कोई नजर नहीं होती, तो मैं रिवर पे बैठ करके देख रहा हूँ, तो मेरी मैन की वेलोसिटी रिवर की नजर से, मतलब मैन की वेलोसिटी मेरी नजर से कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी, राइट साइड में पॉजिटिव। मैन की वेलोसिटी मुझे पता नहीं, और वेलोसिटी की ऑफ रिवर कितनी है भाई? वो भी राइट साइड में है, और कितनी है? u है, प्लस u लिख देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगा भाई? v प्लस u हो जाएगा। आई बात समझ क्या? सर Yes sir. बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा, मैं जैसे दिखेगा सेम केस लगा दूंगा, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा और मैं बैठ करके मैन को देखूंगा, तो मेरी वेलोसिटी तो राइट साइड में है और मैन मुझे पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगा v वेलोसिटी से। तो अब मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी मैन मुझे दिखेगा रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर की वेलोसिटी को मुझे कैसे दिखेगा? पीछे की तरफ जाती हुई दिखेगा, और इस रिस्पेक्टिव वेलोसिटी को मैथमेटिकली लिखेंगे vm माइनस vr। सही लिखा क्या मैंने? यस सर। हाँ, अब मैन तो दिख रहा है, हाँ मैन तो मुझे दिख रहा है v वेलोसिटी से पीछे जाते हुए, तो माइनस v लिखूंगा। वेलोसिटी ऑफ मैन मुझे एक्चुअल निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? u हो गई। तो उसके बाद वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी भाई? u माइनस v एक्चुअली हो जाएगी, क्योंकि ये वाला राइट साइड में दिया हमने, ठीक है, वो डिपेंड्स करेगा उस पर, क्या कहते हैं, डायरेक्शन पर। तो वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी यहाँ पर? u माइनस v हो जाएगा। बात समझ आएगी आप लोगों को? यस सर। इसी Yes sir. So अच्छा, हाँ, yes sir. कि ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन आया है वो किसके रिस्पेक्ट में आया है? किसकी नजर से देखा जा रहा है? किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है? Ground. ग्राउंड Sir, पे ground. पर्सन देख रहा है, वेरी गुड। और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये भी किसके रिस्पेक्ट में है? Ground. Ground. हाँ, या तो ग्राउंड रहेगा या तो ओरिजिन रहेगा। यहाँ पे भी वही ग्राउंड है या तो ओरिजिन है, ग्राउंड है या तो ओरिजिन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, रिकॉल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब यहाँ पर एक रिकॉल टेस्ट हम करते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है 1D मोशन, इस पे हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं। अब रिकॉल टेस्ट में बोला माइक ऑफ कर लो बेटा। ठीक है, रिकॉल टेस्ट में बोला जा रहा है कि अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ सर्टेन स्पीड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रीचेस द ग्राउंड इन t1 सेकंड। यानी कि एक टावर है, उस टावर से जो है हम क्या कर रहे हैं,
एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, किधर फेंक रहे हैं, अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड अपवर्ड फेंक रहे हैं, कोई एक सर्टेन स्पीड, कोई एक सर्टेन, ये करवा चुका हूँ क्या क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। यू वेलोसिटी से मैं ऊपर की तरफ, यू वेलोसिटी से मैं ऊपर की तरफ इसको फेंक रहा हूँ। चलो अच्छी बात है। अब उसके बाद फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, और ये ग्राउंड पहुंचता है, ये ऐसे पूरा जर्नी करके कहाँ पहुंच रहा है भाई, ग्राउंड में पहुंच रहा है। अब जब ये ग्राउंड पहुंच रहा है तो इसको टाइम लग रहा है कितना, t1 टाइम लग रहा है। अच्छा, इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका जाए और सेम पॉइंट से फेंका जाए सेम स्पीड से, यानी कि अब मैं दूसरा मार्कर लेता हूँ और सेम बॉल है उसको मैं लेकिन डाउनवर्ड फेंक रहा हूँ u वेलोसिटी से, क्योंकि सेम पॉइंट से फेंका जा रहा है और सेम वेलोसिटी से डाउनवर्ड फेंका जा रहा है, और वो ग्राउंड पे पहुंचता है कितने टाइम में, ग्राउंड पे उसको पहुंचने में पूरा टाइम लग जाता है कितना भाई, t2 टाइम लग जाता है। सही है? यस सर। यस सर। यस सर। अब टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द, इट इज ड्रॉप्ड, अगर इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, इसमें थ्रो नहीं कर रहा हूँ नीचे की तरफ, मैं इसको सीधे सीधे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास 0। हाँ 3 केसेस हो गए, एक येलो वाला केस हो गया, एक रेड वाला केस हो गया और एक ब्लू वाला केस हो गया। तो पहले येलो वाले केस को हम लिख लेते हैं। येलो वाला केस कह रहा है कि हमने उसको ऊपर, अच्छा टावर की हाइट हम मान लेते हैं कितनी है, h है। इसी पैटर्न पे क्वेश्चन लगवा चुका हूँ ऐसे में। अच्छा तो हम कौन सी इक्वेशन लगा लें, v = u + at लगा लें, क्योंकि टावर का हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किसी टावर से फेंका जा रहा है तो टावर की हाइट इंपॉर्टेंट है, टाइम इसके अंदर इंक्लूड है, और इनिशियल वेलोसिटी इसके अंदर इंक्लूड है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो इस मोशन में इंक्लूड रहता ही रहता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। s = ut + half at लेकिन चूंकि ये अंडर ग्रेविटी मोशन हो रहा है तब इक्वेशन कैसे लिखूं मैं, h = ut + half gt square प्लस हाफ की -half हाफ gt स्क्वायर। आज एच इसका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये जो इसका वो हो रहा है क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा, ये पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट कि नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव। हाँ क्यों, आपको पता है, नेगेटिव। आपको दिख रहा है कि डाउनवर्ड नीचे आया, डाउनवर्ड, वो स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे आया, इससे नीचे गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब हम देखेंगे कि ये स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे गया है तो डिस्प्लेसमेंट इसका डाउनवर्ड हुआ है। तो मैं +h लिखूं कि -h लिखूं, अब वैल्यूज डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। स्टेप 1 हुआ, अब स्टेप 2 में क्या हुआ, वैल्यूज डालो, वैल्यूज पुट करो विद साइन, उसके सिंबल के साथ। तो जिन बच्चों को अभी तक डाउट है साइन सिंबल का, अब यहाँ ध्यान रखेंगे। तो -h, इनिशियल वेलोसिटी में पॉजिटिव u लिखूं कि नेगेटिव u लिखूं? पॉजिटिव। हाँ क्यों, क्योंकि वो ऊपर गया है, ऊपर गया है। टाइम कितना लगा है येलो वाले को, t1 माइनस की जगह हाफ की जगह हाफ, g की जगह g, और t1 स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब उसके बाद मैं रेड वाले के लिए लिखता हूँ। अब रेड वाले के लिए आप बताओगे कि रेड वाले के लिए मैं कैसे इक्वेशन लिखूं। इक्वेशन जो है हमारी स्टेप 1, इक्वेशन पहले लिख लो, क्या है, h = ut - half gt स्क्वायर। जहां गलत होगा मुझे बता देना। अच्छा स्टेप 2 में बात करो कि जो, हाँ बेटा सर यहाँ पर +half gt square at square अगर हम लगाएंगे तो उसके बाद जब वैल्यूज डालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, तो उसके बाद माइनस हो जाएगा। पहले -half gt square ही लिख लें कि a ही लिख लें उसकी जगह, +half at square। थोड़ा सा आप थोड़ा स्लोली मुझे फिर से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं सर। जैसे यहाँ पर इक्वेशन है तो मेन इक्वेशन जो जनरल है वो ऐसे है ना कि s = ut + half at square। हाँ ठीक। तो यहाँ पर हमने a की वैल्यू पहले पुट कर ली है। हाँ a की वैल्यू पहले पुट कर दी है। यस सर। हाँ तो आप चाहो तो पहले ये लिख करके फिर साथ में वो लिखो, लेकिन चूंकि अंडर मोशन ग्रेविटी एक बात फिक्स है कि ग्रेविटेशन की वैल्यू g 9.8 होनी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होनी है, तो इस वजह से मैंने पहले से ही डाल दिया। आपका मन है कि आप पहले वो लिखो फिर वैल्यूज डालो सभी साथ में, तो वो भी सही है। ओके ठीक है। अब यहाँ पे रेड वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव हुआ है कि नेगेटिव हुआ है? नेगेटिव हुआ है। माइनस h रखूं +h रखूं? -h। वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है, करेक्ट? नेगेटिव u, कि नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। नेगेटिव है सर। और टाइम कितना लग रहा है रेड वाले को? t2।
तो टाइम लग रहा है t2, माइनस की जगह माइनस, हाफ की जगह हाफ, g की जगह g, t स्क्वायर की जगह t2 स्क्वायर। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। वैल्यूज हमने पुट कर दिए सेकंड स्टेप में। अब उसके बाद हम जो ब्लू वाला स्टेप है उसकी तरफ हम बात करते हैं कि ब्लू वाला जो है उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। स्टेप 1 हमारा क्या होगा, h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लिख रहा हूँ। अब स्टेप 2 में मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। इसका भी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो माइनस h इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये वाला टर्म तो खत्म ही हो गया। क्या बचेगा? माइनस बचेगा, हाफ बचेगा, g बचेगा, और जो उसको टाइम लग रहा है मान लेते हैं t टाइम लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे टाइम दे देता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको t टाइम लगा। करेक्ट है? यहाँ तक बात समझ आई क्या सभी बच्चों को? यस सर। हाँ, जिसको नहीं समझ आया, जिसको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल मुझसे पूछे कि क्या चीज है। ठीक है, क्या चल रहा है तुम लोग को? शट योर माउथ एंड दिस एंड दैट, जस्टिंग अबाउट मी, या ब्रो लुक्स लाइक सर एक बार क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन तो चेक कीजिए। कोई ये हाँ कोई क्लास क्लाउन कह रहा होगा तो किसी ने अच्छा ये रोहित को छाप रहा है। ये ध्रुव सर गाली क्वेश्चन आंसर मैंने हो गया। क्वेश्चन आंसर तो अब अलाउड नहीं है सर, उसके चैट तो पढ़िए सर। शट योर माउथ एंड अरे सर ये वाले नहीं सर, वो एक्टिविटीज में जाकर क्वेश्चन आंसर तो देखिए सर, वो जो क्वेश्चन आंसर रहते ना। अच्छा क्लास क्यों, और ये इसमें 7 तक कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं। बड़े बदतमीज यार तुम लोग, 11th क्लास में पहुंच गए, कैसी कैसी हरकत कर रहे हो तुम लोग? सर ये ध्रुव कर रहा है बदतमीजी सर, वहाँ चैट में क्या गाली वाली जैसे लिख रहा है। नहीं मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अगर मैं कहता तो मेरे उससे कहता। मेरा नाम सर वहाँ देख लो, खुद मेंशन कर रखा है इसने, नाम मेंशन कर रखा है। चलो बस, अब बोल दिया ना मैं। देखो जब मैं बोल दूं खामोश हो जाओ तो फौरन खामोश हो जाओ, चाहे तुम लोग सही रहो चाहे गलत रहो। बस जब बोल दूं तो फौरन रुक जाया करो उसी टाइम पे। चलो छोड़ो, अब आगे कोई बदमाशी नहीं करेगा। बड़ी 11th क्लास के बच्चे हो तुम लोग, थोड़ा समझ के रहो बस। सब बातें नहीं करना आगे। जब बोल दिया चुप हो जाओ तो चुप हो जाओ। चलो बेटा, क्या है सेकंड में कॉमन नहीं, अब आगे नहीं बात करना है। सेकंड में कॉमन नहीं ले सकते, सेकंड में कॉमन ओमन लेंगे बेटा, यही तो करना है। डाउट है उसका सर। हाँ बेटा बोलो, डाउट है तो बोलो। सर आई कांट अंडरस्टैंड सर। What didn't you understand, Varun? Sir, how first equation has come, sir? Which color? Red color. This one is the first equation, h is equals to ut minus half gt square. This equation is general equation under motion of gravity. Sir, but many of the books they are using plus gt square, sir. Plus yes, exactly. It's plus. Exactly. रोहित ने अभी बोला या किसी ने बोला कि सर मैं ऐसे मैंने बोला था सर। मैंने नहीं बोला, करो मेरी क्लास में नाम लिखा। एकम ने बोला तो s equals to ut plus half at square. He asked me. This is a general equation, but in the case of motion under gravity, we know the acceleration is in always downward direction, so acceleration will be minus, and its value is always 9.8. So minus 9.8. Minus 9.8 is 9.8 is represented by g. So I've already put the value of acceleration in this equation, and it has become s is equals to ut minus half gt square. And now since the motion is being done in a vertical configuration, so I am not taking this as s, I am taking this as height h. So the equation becomes ut minus half gt square. Weren't you present in the class, previous classes? Sir, yes, sir, I know, sir, I can understand, sir. But today I have tried in our NCERT book back exercise, sir, but it won't come, sir. The answer won't come, sir. It is answer won't come. This question is not in NCERT. Yes, sir. I can understand, sir, but they are not using that minus g, sir. They are using positive g. Okay. Yes. Are they putting the value of g plus 9.8 or minus 9.8? Plus 9.8, sir. Plus 9.8. Yes, sir. In which case? Sir, in question in NCERT book. Okay, see, they are taking the reference as velocity. Okay. They are taking the reference as velocity. If the velocity is increasing, then they are putting the value of g as 9.8 positively. If the velocity is decreasing, then they are putting the value of velocity as minus 9.8. But you have to make special 2 cases for this pattern, for this reference. I'm not going to do that because that will make the concept little bit complex. So it's better you make the general statement. Even if you try to use this equation as I have given you here,
you can still calculate easily and determine the quantities they are asking for. Okay, sir. Bring me the Then question next time, and then I will solve the question in front of you. Then you will understand कि these are the same thing. They are just taking the reference with velocity. ठीक है? They are not fixing the directions. ठीक है? If the velocity is increasing, then g is positive 9.8. If the velocity is decreasing, if the increasing velocity, g for 9.8. Decreasing velocity, g minus 9. That's it. But I have already assigned the symbols with the directions: positive, negative, positive, negative. Just like your coordinate system, positive x-axis, negative x-axis. That's all. And this is the better method to calculate or determine any quantity. okay, sir. Then how? Why are you multiplying that equation with negative, sir? In second step. Why? Why am I taking? Why are you multiplying with -1 in second step, sir? In red color. Why is the value of h minus? Yes, sir. Okay, this is a general equation. Okay, Yes, now sir. I'm going to put the value of height in the height is what? Actually, it is displacement in the equation. So this h is displacement. What is this? This is displacement. And I've already assigned the symbols with displacement, velocity, and acceleration. So see the red case, the displacement of the red ball from its initial position is downward direction or upward direction? Sir, but it also gone upward, no, sir. First that body is projected upwards, Yes. then it goes downwards. Okay, fine. You are asking about the yellow case. Okay, what is the definition of displacement? Shortest distance between 2 points. Another different definition. Is it initial to final? Yeah, sir. Yes, sir. What is the definition of displacement? Distance between initial to final position, and that is the best definition. Okay, so this is I, initial position from where the ball started, and this is F, the final position. The ball ended its journey. So from initial to final, I'm drawing a vector. I'm drawing the displacement line. So it is going in downward direction. So that's why I told you about the displacement when I was teaching. Displacement doesn't depend upon the path, how it is going and which pattern it is going. No, it doesn't depend upon that. It only depends upon initial and final position. Initially it was here and finally it reaches here. So initial position I, this line, and final position F, the ground line. So initial to final joining points, joining line becomes in downward direction. That's why it is negative. Okay, Understood? Yes, sir. This is the best method I'm telling you. You can't apply those methods in here to solve these JEE Mains question, but you can apply these methods there to solve NCERT and school board questions easily. Okay, sir. Now the third case, in the third case तो हो गया. Now see, अब देखो तुम लोग क्या है कि अब इस केस में आप ध्यान दोगे कि यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं ना, तो h इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा. तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2g अपॉन h, और हमारे पास टाइम क्या बन करके आ जाएगा? अंडर रूट 2h अपॉन जी. देखो 2h अपॉन जी, और हमारे पास क्या वैल्यू बन करके आ जाएगी? 2h अपॉन जी. करेक्ट है क्या यहाँ तक बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? विजिबल है सर. चलो ठीक. चलो अब हमें चाहिए, अब देखो T2 तो एक कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है. अगर मुझे H की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि ब्लू वाला केस, यानी कि जब बॉल को ड्रॉ किया जा रहा है उस वक्त क्या टाइम लगेगा, तो H पता करना है. तो मैं इक्वेशन 1 यानी येलो वाली इक्वेशन और रेड वाली इक्वेशन का यूज करूंगा. येलो वाली इक्वेशन कहती है कि H इज इक्वल्स टू UT1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर. चलो ठीक है, मैं लिखता हूँ येलो वाली इक्वेशन को अगेन, और मैं लिख रहा हूं, ठीक है, फ्रॉम 1. मैं इक्वेशन की नंबरिंग कर देता हूं ताकि आप लोग कैसे, नंबरिंग यहाँ 1 है, यहाँ पे नंबरिंग 2 हो गई, और यहाँ पे नंबरिंग थी 3. चलो फ्रॉम 1. फर्स्ट इक्वेशन क्या है? माइनस h इज इक्वल्स टू UT1 माइनस हाफ GT स्क्वायर. माइनस h इज इक्वल्स टू UT1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर. सो आई एम गोइंग टू, आई हैव सी h है यहाँ पे और u है, ठीक है, और मेरी इक्वेशन में क्या जो मुझे टाइम चाहिए उसमें h आ रहा है कि u आ रहा है? क्या आ रहा है? H आ रहा है, मतलब u नहीं आ रहा है. करेक्ट?
यू आ रहा है क्या? Yes, sir. और No, आंसर sir. Yes, sir. आंसर किस टर्म में है? आंसर किसके टर्म में है? T. T1 T2 T1 and T2 T. में। हाँ, तो मुझे क्या किस चीज को भगाना चाहिए? H को भगाना चाहिए, U को भगाना चाहिए, T1 को कि T2 को? U. U को मैं भगाऊंगा, U को पुट करूंगा इस इक्वेशन में, H की जगह पर। चलो, तो मैं क्या करूंगा कि U को भगाऊंगा, U को भगाना है मुझे और H की वैल्यू निकालना है, और H की वैल्यू निकाल के मैं डाल दूंगा इस वाली इक्वेशन नंबर 4 में डाल दूंगा। बात समझ आए क्या करना है तुम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाली इक्वेशन, रेड वाली इक्वेशन लिखी लेते। अच्छा, पहले यहाँ से मैं U की वैल्यू अच्छा, यहाँ से भी U की वैल्यू बनाता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन से। ये कहीं से भी बना सकते हो, इक्वेशन सॉल्व करने का अपना अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका सॉल्व करने का। सेकंड वाली इक्वेशन से बनाता हूँ, माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस यू टी टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। अब यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। एच इज इक्वल्स टू बनेगा यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर। जहां गलत करूंगा बता देना भाई, मुझे नहीं आता है, आप लोग को ज्यादा आता है। एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू टी टू, करेक्ट। और ये h माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर अपॉन में अगर मैं T2 भेज दूं तो क्या बन जाएगा? U की वैल्यू बन जाएगी क्या? Yes, sir. अब इस U की वैल्यू को मैं डाल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? ये थी माइनस एच इज इक्वल्स टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो माइनस एच इज इक्वल्स टू यू टी वन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। यहाँ तो थोड़ा इश्यू हो रहा है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चलो, अब वैल्यूज डालेंगे। क्या है वैल्यू? माइनस एच इज इक्वल्स टू यू। यू की क्या वैल्यू है? यू की वैल्यू है एच माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर अपॉन टी टू। एच माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर अपॉन टी टू, और क्या है भाई? T1 इंटू T1 है माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। करेक्ट है यहाँ तक? Yes, sir. अब थोड़ा सा Yes, sir. लेते हैं। माइनस एच इज इक्वल्स टू एच, थोड़ा सा अगर मैं स्टेप स्किप कर दूं तो आप लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया। माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर इंटू T1 माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर T2, सही है क्या? यस सर। तभी भी Yes, समझ sir. में आया क्या किया मैंने? एलसीएम लेके T2 को उधर भेज दिया मैंने, करेक्ट है? Yes, sir. Sir. इसको नहीं समझ में Yes, आया? sir. हाँ, अब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो एच T1 बनेगा, और ये माइनस हाफ जी T1 T2 स्क्वायर बनेगा माइनस हाफ जी T2 T1 स्क्वायर बनेगा। पैटर्न वैटर्न थोड़ा सा आसान बन गया, करेक्ट है? अब इस Yes. पर इस टर्म को इधर भेज दूंगा और इस टर्म को इधर भेज दूंगा, तो इस इधर दोनों टर्म को उधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा हाफ Yes, sir. जी T1 T2 स्क्वायर प्लस हाफ जी T2 T1 स्क्वायर और एच T1 प्लस एच T2, सही है? Yes, sir. तो इन दोनों में Yes, से क्या sir. कॉमन ले लूं मैं? Yes, sir. Sir, H. एच कॉमन ले लिया तो मैंने बन गया T1 प्लस T2। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं? हाफ G. जी T2। GT. T2. Half G. आप T. बस आ रहा है। T2 T1 कॉमन, Half G. T1 नहीं कॉमन हो रहा क्या? तो हो रहा है T1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? हाफ जी T1 T2 यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो T2 बच जाएगा, इधर प्लस की जगह प्लस। हाफ जी T1 T2 कॉमन ले लूंगा तो T2 बच जाएगा, सही है क्या? Yes, sir. चलो, Sir. अब इधर से T1 प्लस T2 ब्रैकेट में, और एक मिनट, ये T1 इधर से T1. प्लस T2 ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो बन गया हाफ Yes, sir. जी T1 T2 इज इक्वल्स टू एच। एच की वैल्यू आ गई, पुटिंग इन। अब जो हमारी पीछे इक्वेशन नंबर कौन सी थी? 4, उसमें हम डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? t इज इक्वल्स टू रूट 2h अपॉन जी। तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2h अपॉन जी थी इक्वेशन, तो 2 बाई जी इंटू एच भी लिख सकता हूँ अरेंज करके, और h की वैल्यू में ये डाल देता हूँ। h की वैल्यू क्या है भाई? जी T1 T2 अपॉन 2, सही है क्या? Yes, sir. Sir. ऊपर से Yes, 2 sir. नीचे से 2 कैंसिल, ऊपर से जी नीचे से जी कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट T1 And T2. T1. T2. अंडर रूट T1 T2 यहाँ पर आपकी वैल्यू बन करके आ गई। तो अब आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर Number 1. समझ में आई बात? क्या करना है, कैसे करना है? हाँ हाँ, मुझसे Yes.
यस सर आगे। ऐसे करना है। तो ये देखो, ये जो थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। इसमें करना बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, बस आपको उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना था, डायग्राम बनाना था कि कौन कैसे कहाँ जा रहा है। एक केस में ऊपर फेंका गया, एक केस में नीचे फेंका गया, एक केस में ड्रॉप किया गया। तो जिस केस में ऊपर फेंका गया येलो वाला, उसकी इक्वेशन बना लिया। जिस केस में नीचे फेंका गया रेड वाला, उसकी इक्वेशन बना लिया। लास्ट वाली स्लाइड और जिस केस में हमने ड्रॉप किया है उसका हमने एक इक्वेशन बना लिया। बस जब 3 इक्वेशन बन गई, फटाफट इधर उधर करके सॉल्व करके अब आगे किया क्या, मैथ्स लगाया मैंने, किसी को उधर भेजा, किसी को उधर भेजा, ये वो किया, बस आगे। अब ये वो करना, इधर उधर करना, तो या आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका इतना अच्छा कमांड है जो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के साथ अच्छा खेल सकता है। इसमें मैं कुछ नहीं आपको बता सकता एक्स्ट्रा। हाँ मतलब हेल्प तो कर सकता हूँ, अप्रोच तो बता सकता हूँ, लेकिन ये आपको खुद से करने वाली चीज है। आई बात समझ में? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो बेटा ठीक है। Yes, sir. अब उसके बाद एक Yes, sir. पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन, एक पैसेंजर है सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद 90 किलोमीटर पर आवर। एक पैसेंजर है जो ट्रेन में बैठा हुआ है, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही ट्रेन। वो ऑब्जर्व करता है कि एक दूसरी ट्रेन बी है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। और कितनी देर के लिए ऑब्जर्व करता है ट्रेन को? 8 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करता है। अगर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी 54 है तो लेंथ ऑफ ट्रेन बी आपको बताना है। यानी कि ये यहाँ पर एक ट्रेन बी हो गई येलो वाली, और यहाँ पर एक ट्रेन ए हो गई, क्या बोलते हैं, ए वाली। इसमें एक पैसेंजर बैठा हुआ है। अब ये पैसेंजर जो है, ए ट्रेन है जो 90 की स्पीड से चल रहा है, तो मीटर पर सेकंड में कर लूं क्या यहीं पे? यस सर। सर कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, जो कि लेफ्ट साइड में चल रहा है। ठीक है। और जो येलो वाली ट्रेन बी है वो चल रही है कितनी स्पीड से? 54 की स्पीड से चल रही है। तो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से राइट में चल रही है। करेक्ट है क्या? यस सर। यस सर। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन का कोई रूल है कि एक्सेलरेशन का कोई रूल नहीं है? एक्सेलरेशन का कोई रोल है इस क्वेश्चन में, इस केस में, कि नहीं है? और आपसे लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा जा रहा है, ये भी बात ध्यान में रखना। नो सर। एक्सेलरेशन का रोल है कि नहीं है यहाँ पे? नो सर। नो सर। अगर एक्सेलरेशन का रोल है तो कौन सा मोशन हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहाँ पर जो आप वो लिखोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, नहीं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वो ठीक है, दोनों एक ही बात है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस। अब यहाँ पे जो एक केस है, जो ऑब्जर्व करने वाला है वो देखेगा कि जो ट्रेन की लेंथ है वो मेरी नजरों से गुजरी, और ट्रेन की लेंथ एल जो है वो मेरी नजरों से गुजरी, मेरी नजर से सामने से गई, और मुझे उसको कंप्लीटली देखने में 8 सेकंड का वक्त लगा। तो हम डिस्टेंस कितनी ले लेंगे भाई? एल। यही एल डिस्टेंस, यही एल लंबाई की ट्रेन मेरे सामने से जा रही है, तो डिस्टेंस एल हो गई। कितने टाइम में लगा उसको? 8 सेकंड्स। 8 सेकंड। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड होगी वो इस ट्रेन की स्पीड लेंगे कि हम 15 मीटर की हम रिलेटिव स्पीड लेंगे? रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन खड़ा नहीं है, ये भी मूव कर रहा है। ये चलते चलते इसको देख रहा है, ये मूव करते करते देख रहा है कि मेरे सामने से एक एल लंबाई की ट्रेन गई, और एल लंबाई की ट्रेन गुजरने में 8 सेकंड का टाइम लगा। तो डिस्टेंस स्पीड टाइम का रिलेशन लग जाएगा। मोशन करते हुए मुझे ये ट्रेन दिख रही है, लेकिन चूंकि मैं भी मूव कर रहा हूं तो मेरी भी स्पीड को भी काउंट करना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी, अच्छा किसको देखा जा रहा है? ट्रेन ए को देखा जा रहा है कि ट्रेन बी को देखा जा रहा है? बी को। और कौन देख रहा है? ए ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन। हाँ, ए ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम? हाँ, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। आरुष, नीरज, संदीप। VB माइनस VA। VB माइनस VA, ठीक है। VB आपका राइट साइड में, लेकिन राइट साइड में कितना है? 15 है, ठीक है, करेक्ट। VB कितना है? 15 है ना? यस सर। पॉजिटिव 15 की नेगेटिव 15? पॉजिटिव। पॉजिटिव 15। नेगेटिव नहीं, राइट साइड में जा रही है कि लेफ्ट साइड में जा रही है बी ट्रेन? राइट को पॉजिटिव सर राइट साइड। सर Right, पॉजिटिव लेते हैं। 15 माइनस फॉर्मूले वाला VA कितना है?
-25 नेगेटिव क्योंकि वो लेफ्ट साइड में जा रही है, तो एड अप होके कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा क्या? 40 हाँ, तो बस रख Yes, L sir. इक्वल्स टू 40 into 8, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 320 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी। बात समझ आई क्या सभी बच्चों को? Yes sir Yes, sir. तो जब भी मूव करते हुए देखोगे तो डायरेक्ट डिस्टेंस स्पीड टाइम नहीं लगाना है, स्पीड में रिलेटिव स्पीड लगाना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आई क्या सभी बच्चों को? Yes, sir. चलो अब हम आगे स्लाइड दिखाना सर पिछली एक बार। कहाँ गया? हाँ, देखो सर आपकी आवाज बार बार ब्रेक होके आ रही है। आवाज ब्रेक हो ठीक है जा रही है। नेटवर्क इशू है नहीं सर, सर क्लियर है। जिसको नहीं हो रही है आवाज क्लियर ना बेटा, वो दोबारा से रिज्वाइन कर लो लीव करके। आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हम देखेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन 2 डायमेंशन में, अभी तक हमने देखा मोशन 1 डायमेंशन में, लेकिन अब हम देखेंगे 2 डायमेंशन में, यानी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों देखेंगे, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ज्यादातर हमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही पढ़ना है। अगर एक्सेलरेशन नॉन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं? जल्दी। क्या सर? से करते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल बोलो, चाहे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म बोलो, चाहे एक्सेलरेशन नॉन कांस्टेंट बोलो, तब कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब 2 डायमेंशन मोशन को हम बात करेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई मोशन इज अ वेरी सपोर्टिंग टूल। इसमें क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यानी कि एक्स डायरेक्शन में कुछ भी कांस्टेंट लगे ना लगे, कुछ भी मोशन हो ना हो, उससे वाई डायरेक्शन के मोशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वाई बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तुम कुछ करो एक्स में, कुछ ना करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। उसी तरीके से एक्स भी कह रहा है कि वाई डायरेक्शन में तुम करो ना करो, मुझे उस पर किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी तरीके का मेरे ऊपर कोई चेंज नहीं होने वाला। मेरा अपना इक्वेशन चलेगा, तुम्हारा अपना इक्वेशन चलेगा। हाँ, लास्ट में हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख करके कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग देखा जाए तो ऊपर वाले मोशन का, वर्टिकल मोशन का, एक्स वाई वाले मोशन का एक्स पर किसी तरीके का चेंज इफेक्ट नहीं पड़ता है, और हॉरिजॉन्टल मोशन का, एक्स डायरेक्शन के मोशन का वाई वाले डायरेक्शन में, वर्टिकल वाले डायरेक्शन में किसी तरीके का फर्क, इफेक्ट, चेंज नहीं पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, गैलीलियो ने उसमें स्टेटमेंट भी दिया बहुत अच्छा कि सिंप्लीफाइंग द केस ऑफ 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स। 2 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स को हम अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, और हमारे लिए बहुत ही एक तरीके से राहत की बात, और हमारा कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इससे हम क्या करते हैं कि 2 डायमेंशन मोशन को अलग ट्रीट करते हैं। अलाउ अस टू ट्रीट 2 डायमेंशनल एज 2 डिस्टिंक्ट, अलग अलग डायमेंशनल मोशन की। एक बार इधर 1 डायमेंशन मोशन लगा दिया, एक बार इधर 1 डायमेंशनल मोशन लगा दिया, तो 2 डायमेंशन आपका अलग अलग मोशन कैलकुलेट हो गया। लास्ट में हम उसको वेक्टर के फॉर्म में कंबाइन करके लिख सकते हैं। वन फॉर द एक्स डायरेक्शन होता है, दूसरा वाई डायरेक्शन को। वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब द एक्स एंड वाई वेरिएबल्स सेपरेटली। एक्स के जो भी वेरिएबल्स हो गए, इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, इनिशियल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई, या डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो अलग चलेंगी। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया। और ऐसे टाइम तो दोनों में सेम ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि इसका अलग टाइम चल रहा है और इसका अलग टाइम चल रहा है। टाइम तो सभी के लिए सेम चलता है, चाहे आप ऊपर मोशन करो चाहे नीचे मोशन करो, टाइम सभी के लिए सेम चलता है। टाइम सभी के लिए फिक्स ऐसे चलता है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे हॉरिजॉन्टल, मैं चल रहा हूँ 3 मिनट ऐसे चल रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि नहीं मैं 3 मिनट हॉरिजॉन्टल में चला हूँ लेकिन 4 मिनट वर्टिकल में चला हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते। टाइम तो दोनों में सेम ही लगेगा। अच्छा, टाइम हो गया, चाहे इसकी इनिशियल पोजीशन की बात करूं और चाहे इसकी इनिशियल पोजीशन की बात करूं, चाहे फाइनल पोजीशन की बात करूं, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो ये इसका अपना अलग चलेगा। तो इसको हम लिख देते हैं ux, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिख देते हैं vx, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिख देते हैं ax, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। टाइम तो सभी के लिए सेम चलता है, एक्स नॉट इनिशियल पोजीशन और एक्स फाइनल पोजीशन, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। उसी तरीके से यहाँ पे uy इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, vy इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। टाइम सभी के लिए सेम चलेगा, y नॉट इनिशियल पोजीशन इन y डायरेक्शन,
फाइनल पोजीशन इन वाई डायरेक्शन और डेल्टा वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। इसका अपना अलग अलग वेरिएबल चलेगा, वेरिएबल सेपरेटली चलेगा। ब्रिंग दिस डिस्क्रिप्शन टुगेदर टू अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद लास्ट में हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे वेक्टर्स का यूज करके। द मोशन इन द एक्स डायरेक्शन, मोशन इन द वाई डायरेक्शन कैन बी ट्रीटेड, अलग अलग इसका काम चलेगा, अलग अलग इसकी इक्वेशंस लगेंगी और अलग अलग सेपरेटली इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ वन डायमेंशन। वन डायमेंशन इधर लगा दिया एक और वन डायमेंशन वर्टिकल में लगा दिया है, सब्जेक्ट टू द एक्सपेंशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओ ये क्या हो गया? अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखने की बात है कि जब टू डायमेंशन मोशन होगा, यानी कि बॉडी अभी तक तो हम आगे पीछे चला रहे थे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला रहे थे, अब वर्टिकल भी चलाएंगे और दोनों साथ में चलेंगे, मतलब कि हॉरिजॉन्टल भी मोशन करेगा, वर्टिकल भी। लेकिन जब अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट तो हॉरिजॉन्टल का वन डायमेंशन अपना अलग चलेगा, उसकी अपनी अलग इक्वेशन चलेगी, और अप्लाई करेंगे तो वर्टिकल में अपना अलग इक्वेशन चलेगी, उसका अपना अलग चलेगा कॉन्सेप्ट। तो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन बी एनालाइज्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के इक्वेशन एक डायरेक्शन की इक्वेशन दूसरे डायरेक्शन पर किसी तरीके का असर नहीं डालेंगी, इफेक्ट नहीं डालेंगी, और दूसरी की इक्वेशन पहले वाले की इक्वेशंस पे जरा भी असर नहीं डालेंगी, इफेक्ट नहीं डालेंगी। अब यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्रामेटिकली समझाया गया है कि एक बॉडी जो है उसको यू वेलोसिटी से फेंका गया, ये आपको दिख रहा होगा यू वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमने इसको यू वेलोसिटी से फेंका है तो इस यू वेलोसिटी को अगर मैं ध्यान दूं तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं कि अगर ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। रिजॉल्व करना आपको सीखना होगा, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। आप दिसंबर जनवरी में आ गए तो रिजॉल्व करना आता हो। तो इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा अगर थीटा एंगल बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ? U U cos cos theta. u cos थीटा, तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux कहलाएगी। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? U sin theta। U sin theta. ये कहलाएगी वर्टिकल वेलोसिटी uy, वर्टिकल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसकी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux हो गई है और इसकी एक वर्टिकल वेलोसिटी uy हो गई है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, हमने एक्सेलरेशन दिया और इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, यानी कि एक्सेलरेशन देने की वजह से उसके अंदर क्या हुआ, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। तो u वेलोसिटी ये थी, एक मिनट, अब हुआ क्या, हमने इसको एक्सेलरेशन दिया और एक्सेलरेशन की वजह उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, बढ़ करके कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी v बन गई। ठीक है, कितना इंक्रीज हुई, 80 इंक्रीज हुई। तो जो हम इक्वेशन में लिखते हैं ना v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ये 80 क्या करता है, उसी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है। तो इंक्रीमेंट हो गया, एक्सेलरेशन a लगाने पर t टाइम तक उसके अंदर इतनी वेलोसिटी का इंक्रीज हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है इक्वेशन में, ये इंक्रीज या डिक्रीज इन वेलोसिटी को दिखाता है, इंक्रीज या डिक्रीज इन वेलोसिटी को। यहाँ पे इंक्रीज वाला केस लेकर के हम चल रहे हैं। बात समझ आई क्या, कि ये वाला पार्ट, ये वाला टर्म क्या दिखाता है, इंक्रीज को दिखाता है। अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा, a 0 होगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी क्या? नो सर। हाँ, अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और वेलोसिटी वही की वही रहेगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आई क्या सभी को? यस सर। यस सर। यस। और ये 80 है किसके इक्वल, ये भी है वेलोसिटी ही, लेकिन ये इंक्रीज वेलोसिटी है, इंक्रीज है वेलोसिटी ही। कितना इंक्रीज हुआ ये बता रहा है, इंक्रीज वेलोसिटी है। या आप इसको डिक्रीज वेलोसिटी भी कर सकते हो, जब वो डिक्रीज करेगा, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो अब क्या हुआ कि एक इंक्रीज वेलोसिटी वेक्टर 80 जो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज कर देता है, उसमें जुड़ गया, ऐड हो गया, वेक्टोरिकली भी ऐड हो गया, वेक्टर के फॉर्म में भी ऐड हो गया, जिसकी वजह से हमने क्या देखा कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास v आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कैसे पता चलेगा भैया, ये एक वेक्टर है u और उसमें इंक्रीज हुआ, 80 का इंक्रीज हो गया, 80 का एडिशन हो गया, 80 का इंक्रीमेंट हो गया। तो हमने इसके टेल, इसके हेड पर, u के हेड पर और 80 इंक्रीज वेलोसिटी का टेल ऐड कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा बन करके आएगा वो कुछ इनिशियल से फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर, फाइनल वेक्टर v बन करके आ जाएगा। यही चीज को हम इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? रिपीट द प्रीवियस स्लाइड। व्हाई बेटा, आपको मिल जाएगा ना, रिपीट करने की क्या जरूरत है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी।
चलो, यहाँ तक बात सभी को समझ में आई कि एक्चुअल में जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वो क्या होता है। एक्चुअल में इनिशियल वेलोसिटी में कुछ इंक्रीज वेक्टर ऐड करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आपको मिल जाता है। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस Yes, सर sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है और इंक्रीमेंट का भी दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है। ये जो इंक्रीमेंट हुआ है ग्रीन वाला, इस इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें तो इसका कोई एंगल θ1 जो है हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है, तो इस 80 का जो कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? 80 cos थीटा cos θ1 है, अलग एंगल है ना बेटा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 80 sin थीटा sin theta 80 sin 1. हाँ, तो जो 80 cos θ1 है ना बेटा, ये इसका हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी है। अगर मैं इसमें से टाइम हटा दूं, तो टाइम को हटा दूं, सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करूं तो a cos, क्योंकि टाइम तो भैया वेक्टर है नहीं, तो a cos θ1 जो है ये इसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहलाएगा ax। यहां से भी अगर मैं टाइम हटा दूं तो सिर्फ एक्सेलरेशन बचेगा, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन a sin θ1 बना है ना बेटा, ये इसका y डायरेक्शन में, y कंपोनेंट में, y एक्सिस पे इसका एक्सेलरेशन बन जाएगा ay। ये बात समझ आई क्या सारे बच्चों को? Yes. यस अब इसमें वापस से मैं टी लगा देता हूं और मैं यहाँ पे भी वापस से टी लगा देता हूँ, यहाँ पर भी वापस से टी लगा देता हूँ, यहाँ पे भी वापस से टी लगाता हूँ। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ax t, ये एक्चुअल में क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी दिखाया गया है x डायरेक्शन में, और यहाँ पे आप ध्यान दोगे ay t, ये इंक्रीज इन वेलोसिटी दिखाया गया है y डायरेक्शन में। बात समझ आई क्या आप लोगों को? यस सर कोई डाउट है क्या? No, sir. नो सर। नो सर चलो, No, sir. सर अब देखो, यहाँ 80 की डायरेक्शन सर जी यहाँ 80 की डायरेक्शन अपवर्ड की हुई है तो डाउनवर्ड नहीं होनी चाहिए थी कि नहीं acceleration downward काम कर ये बेटा, ये अंडर ग्रेविटी मोशन अभी नहीं बात कर रहे हैं। आपकी बात सही है, होनी चाहिए, लेकिन ये अंडर ग्रेविटी मोशन अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ये समझ लो ग्राउंड पे मोशन हो रहा है, ग्राउंड पे एक्स एक्सिस ऐसे हो गया, ग्राउंड पे वाई एक्सिस हो गया। अपवर्ड डाउनवर्ड वाला बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये एक जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जनरल केस में हुआ क्या है कि दो मोशन हुआ है इसका, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अभी अंडर ग्रेविटी वाली भी बात आएगी, तब आपकी बात सही होगी, डाउनवर्ड होना चाहिए, लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस हो जाता है ना 2D मोशन का, वो एक स्पेशल केस हो जाता है 2D मोशन का। 2D मोशन तो ऐसे भी हो सकता है कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन हो, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन हो। आ रही बात समझ में? या समझो कि हम किसी मून पर हैं, या हम किसी ऐसे प्लैनेट, या हम स्पेस में हैं जहां पर ग्रेविटी है ही नहीं, और वहां पे हमने इस तरीके से उसको मोशन दे रखा है, उसमें रॉकेट लगा रखा है बहुत अच्छे से। यहाँ तक बात समझ आई क्या? यस सर ग्रेविटी वाली बात आगे आएगी, वापस सही। अच्छा, उसी sir. तरीके से अगर मैं इस ब्लू वाले, डार्क ब्लू वाले की बात करूं, ये एंगल बना रहा है θ2, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखूं मैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का? V cos θ1. v V cos cos θ2 θ2 लिखेंगे, वेरी गुड। और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? V sin वेरी गुड θ2. बेटा। सभी लोग को समझ नहीं आई क्या ये बात? सर आ गई सर आ नहीं गई समझ में आया तो पूछो, सर, नहीं आगे। समझ में आया तो बोलो। अच्छा, तो अगर हम इसकी बात करें, सर एक बात मुझे समझा दो। क्या कौन सी वाली बात? शुरू से फिर से समझा दूं सारी चीज? यस सर। यस सर अच्छा देख लो बेटा, अब देखो हमने क्या बताया कि यहाँ पर हमने येलो वाले क्वांटिटी को देखो कि हमने u वेलोसिटी से क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, इनिशियल वेलोसिटी u किया। तो जब हमने इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया है ना बेटा, तो वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था उस टाइम। तो जब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने क्या लिखा है, u cos थीटा लिखा हुआ है सर हाँ सर ये वाला नहीं सर, वो जो पीछे वाली स्लाइड है सर, वो एक बार प्लीज सर समझा दीजिए। इसमें सर इसके, हाँ सर ये वाली साइड। इसमें क्या समझ, इसमें हम सर एक बार बस सर शॉर्ट में समझा दीजिए। किसी का माइक ऑन है बेटा? अब इसमें हमने क्या बताया है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है,
ठीक है, एक्स एक्सिस बोल लो, वाई एक्सिस बोल लो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कंफ्यूजन हो रहा है। चलो, हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है वो बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो कह रहा है कि वाई डायरेक्शन में कितना भी मोशन करो, कुछ भी करो, कुछ भी चीज करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक्स एक्सिस पे मोशन, वन डायमेंशन मोशन जो भी हो रहा है, उसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे, उसमें जो भी इक्वेशंस बनेंगी, उसका अपना अलग केस चलेगा। वाई में तुम कुछ भी करो, कुछ भी इक्वेशन लगाओ, कुछ भी वेरिएबल लगाओ, उससे हमारी इक्वेशंस पर, हमारे वेरिएबल्स पर किसी भी तरीके का चेंज, किसी भी तरीके का असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम बात जो वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि मेरा अपना वेरिएबल है यू वाई, वी वाई, ए वाई, टी, वाई नॉट वाई और डेल्टा वाई। मेरी अपनी इक्वेशन चलेंगी, इक्वेशंस ऑफ मोशन 1D वाली चलेंगी, मैं अपना अपना अलग अप्लाई करूंगा। तुम कुछ भी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाले तुम कुछ भी करो, कुछ भी इक्वेशन लगाओ, कुछ भी वेरिएबल लगाओ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी इक्वेशंस पर किसी भी तरीके का चेंज, किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये अपना अलग चलेगा, अपनी इक्वेशन इसकी अलग चलेंगी, अपना अलग केस चलेगा और इसका अपना अलग चलेगा। इसकी वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला वाई एक्सिस वाले पे, और वाई एक्सिस की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला एक्स एक्सिस वाले इक्वेशंस पर, वेरिएबल्स पर। यही बात इन्होंने यहाँ पर समझाया। क्या बोलो वरुण, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब यहाँ पे फिर से समझा देता हूं मैं कि भैया यू वेलोसिटी, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी मैंने फेंका, थीटा एंगल पर मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी फेंका, तो मैंने देखा इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा जिसका नाम मैंने यूएक्स दे दिया, और एक वर्टिकल कंपोनेंट मैंने दे दिया क्या, यू साइन थीटा, जिसका नाम दे दिया मैंने यू वाई, वर्टिकल कंपोनेंट दे दिया। हुआ क्या, अब इस पर मैंने एक्सेलरेशन लगाया था टी टाइम के लिए, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हो गया। और वो वेलोसिटी इंक्रीज आप देखते हो कि ये तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, ये वाला जो पार्ट एटी वाला पार्ट होता है वही क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करता है। यहाँ पे इंक्रीज करने का काम कर रहा है तो एटी कहेंगे कि इंक्रीज वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर वो इंक्रीज वेलोसिटी वेक्टर एटी ग्रीन से मैंने बना दिया आपका कि भैया ग्रीन वाला जो है इनिशियल वेलोसिटी में कुछ ना कुछ इंक्रीज कर रहा है एटी, और वो वेक्टर मैंने बना दिया, और वो वेक्टर हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एंगल पर था। यहाँ तक बात सभी सब बच्चों को समझ आई कि कोई डाउट है यहाँ तक? यस सर। सर आ गई सर, आ गया सर। अब ये जो ग्रीन वाला है जो इंक्रीज वेलोसिटी वेक्टर है, इंक्रीज वेलोसिटी वेक्टर है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा 1 एंगल बना रहा है। तो इसको भी दो कंपोनेंट में बांट दिया, 80 cos थीटा 1, 80 cos थीटा 1, और इसको a cos थीटा 1 जो है वो एक्चुअल में एक वेक्टर है और टाइम एक वेक्टर नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि एक्सेलरेशन a जो लग रहा था t टाइम के लिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा a cos थीटा 1। ये बात सही बोली कि मैं फिर से समझाऊं? सर रिपीट कर दो। हाँ बेटा देखो, ये आपका उसी चीज को मैं यहाँ बना रहा हूँ कि 80 है, ये इंक्रीज, ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये टाइम नहीं है, ये एक्सेलरेशन और टाइम का मल्टीप्लिकेशन जो बनता है वो क्या बनता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी या इंक्रीज इन वेलोसिटी बन जाता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी या डिक्रीज भी बन सकता है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा 1 एंगल बना रहा था। ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 80 cos थीटा 1। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यस टी एक वेक्टर है, टी एक स्केलर है। Sir, can you repeat the that x? You told something about x-axis, no, sir? In previous slide. Can you repeat it? In this slide? Yes, sir. You told something about ux, vx, ax, t. हाँ, तो these are the variables। जब हम इसमें वन डायमेंशन मोशन होगा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, जब वन डायमेंशन मोशन होगा तो इसके वेरिएबल्स होंगे, इनिशियल वेलोसिटी होगा, इसका अपना फाइनल वेलोसिटी होगा, इसका अपना एक्सेलरेशन होगा, इसका अपना टाइम होगा, इसकी अपनी इनिशियल पोजीशन होगी, इसकी अपनी फाइनल पोजीशन होगी, इसका अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सारे वेरिएबल्स होंगे, और इन सारे वेरिएबल्स में आपने इक्वेशंस 5 इक्वेशंस पढ़ रखी है। कौन कौन सी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी पढ़ रखी है, s इज इक्वल्स टू यूटी प्लस s ना लिख करके डेल्टा x इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ रखी है, और इसकी अपनी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2a प्लस पढ़ रखी है, और डेल्टा x की इक्वेशन पढ़ रखी है u प्लस v बाई 2 इंटू टाइम पढ़ रखी है, और इक्वेशन एक और पढ़ रखी है आपने x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसकी अपनी अलग इक्वेशन चलेंगी, इसके अपने अलग वेरिएबल हैं, उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे जैसे नॉर्मल करते आते हैं।
इनके कैलकुलेशन इन वेरिएबल्स की वजह से यहाँ पर y में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस y में अपना अलग हिसाब किताब चलेगा। इसका अपना u प्लस एटी अलग चलेगा, इसका अपना डेल्टा x इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी पर अपना अलग चलेगा, एंड सो ऑन। जितनी भी इक्वेशन है एक्स एक्सिस में अपना अलग वेरिएबल चलेगा, अपनी अलग इक्वेशन चलेगी, वाई एक्सिस में अपना अलग वेरिएबल चलेगा, अपनी अलग इक्वेशन चलेगी। इन दोनों से एक दूसरे पर किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसी प्रकार अगर अपन y में रखेंगे तो x में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, x में जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, इक्वेशन करोगे, सॉल्व करोगे, उससे y में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और y में जो कुछ करोगे, जो भी वेरिएबल लगाओगे, जो भी इक्वेशन लगाओगे, उससे x में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके सर। सारी चीजें भी अच्छे से कंफ्यूज नहीं हो। वापस से यहाँ आ जाओ, तो ये जो सर एक बार सेकंड। हाँ हाँ बेटा बोलो। सर मैं बोल रहा था कि आप आवाज कट रही बेटा आपकी। बोला था कि बिल्कुल नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही बेटा आपकी सार्थक। आप ना चैट में लिख दो सर वेक्टर 0 90 एग्जांपल। हाँ 0। हाँ हाँ पूछिए पूछिए फिर। हाँ आगे ऑब्जेक्ट को फेंका है। आगे बोल दे यार। हेलो। हाँ आगे बोलिए बेटा सार्थक। हाँ अब आ रही, बोलो। सर मेरी आवाज आ रही है? सर मैं बोला था, आपने बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम मतलब प्लेन पे भी तो 2D हो सकता है ना? प्लेन पे ही तो 2D होता है। ये जरूरी नहीं, और प्लेन पे होता है सर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी तो हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल, वही तो केस है बेटा। यहाँ पे ये समझ लो, मेरे पास एक ये है, आपको दिख रहा है क्या? ये एक मिनट, मेरा वीडियो नहीं ऑन है। सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा। ये दिख सामने, ये दिख रहा है क्या? ये बोर्ड दिख रहा है? ये यस सर। हाँ सर दिख रहा है। अब ये बोर्ड को ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ लूं तो ये भी एक प्लेन हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ऐसे चलूं तो ये एक्स एक्सिस हो गया, अगर मैं ऐसे चलूं तो ये वाई एक्सिस हो गया, ऐसे चलूं तो ये भी एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे चलूं तो ये वाई एक्सिस हो गया। बात समझ में? ऐसे पकड़ लिया मैंने बोर्ड को। अब जब मैं ऐसे बोर्ड को पकड़ लूंगा तो ऐसे चलूं, मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल चलूं तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे वर्टिकल चलूं तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये भी एक प्लेन हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे चलूंगा मैं तो ये आपका z एक्सिस हो गया, ऐसे चलूंगा मैं तो ये आपका y एक्सिस हो गया। बात समझ में आई? तो ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है। हर प्लेन में दो एक्सिस होते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में x और y एक्सिस है, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला x एक्सिस है और ये आगे पीछे वाला y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना था? हाँ एक ऐसे करना था, ठीक है। अब ये वाला जो ऐसे हॉरिजॉन्टल आगे पीछे मैं ऐसे चला रहा हूँ, ये x एक्सिस हो गया, और ये ऊपर नीचे चला रहा हूँ, ये z एक्सिस हो गया। बात समझ में? फिर अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये वाला जो चला रहा हूँ, ये मैं ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये y एक्सिस हो गया, और ऐसे ऊपर नीचे करना हो तो ये z एक्सिस। तो हमारे पास टोटल 3 प्लेन है, xy एक्सिस, xy प्लेन, yz प्लेन और zx प्लेन। बात समझ आई क्या? सर ये वेक्टर्स z एक्सिस के लिए भी रेजोल्यूट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, z एक्सिस के लिए भी रेजोल्यूट हो सकते हैं, लेकिन वो 3 डायमेंशंस में हो जाएगा, 3D में हो जाएगा। हमें सिर्फ मोशन 2D में पढ़ना है। हमें एक ये वाला केस ले लेना है, उसी में बस लगाना है, उसी में सर ऐसे एक केस ले लिया ऐसे, या एक केस ऐसे ले लिया, या एक केस ऐसे ले लिया, कोई से भी एक केस ले लेंगे, उसी पे सारी चीजें लगाएंगे। अतुल माइक ऑफ करो। हम तीनों में नहीं लगाएंगे, तीनों में लगा सकते हैं, लगाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं करेंगे, अभी तो 2 डायमेंशन नहीं पढ़ेंगे। बात समझ नहीं आई क्या? सर आ गई। हाँ अच्छा। अब यहाँ 80 वाला कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर ये 80 वाला केस क्या है? तो बेटे 80 क्या है? एक्सेलरेशन है, ये सॉरी ए क्या है? एक्सेलरेशन है, टी क्या है? टाइम। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज 2 तरीके से हो सकता है, एक इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो इस चेंज इन वेलोसिटी का आपके पास 2 पार्ट है। एक हॉरिजॉन्टल, हमने क्या कर रखा है, इसको रिजॉल्व कर दिया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया जो कि बन जाएगा 80 cos θ1, और इसका एक वर्टिकल ले लिया, वर्टिकल कंपोनेंट, वो क्या बन जाएगा बेटा? 80 cos θ2। यहाँ तक बात समझ आई क्या सभी को? यस सर। अब जो यहाँ से अगर मैं t को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखूं ना बेटा, तो ये बन जाएगा t
ऐसे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखो ना, t इंटू a cos थीटा 1, करेक्ट? यस सर। अब बेटा ये जो a cos थीटा 1 है ना, ये कहलाएगा एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, x एक्सिस। क्यों? आप बोलोगे सर t cos थीटा 1 को एडजस्ट करके क्यों नहीं लिखा आपने? आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा a इंटू t cos थीटा 1, और t cos थीटा 1 को आपने क्यों नहीं बोला कि ये x एक्सिस में टाइम का कंपोनेंट है? ऐसे भी तो आप पूछ सकते हो, सही बात है? क्योंकि सर ये मैथ्स नहीं। लेकिन ये क्यों नहीं होगा? सर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम है तो उससे कोई मतलब नहीं है भाई। सर ये रेजोल्यूट नहीं होगी, स्केलर भी है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो है जो लेंथ है, लेंथ के भी आप वेक्टर फॉर्म भी बोल सकते हो कि लेंथ का वेक्टर है, उसको टी कांस्टेंट है ना? टी कांस्टेंट से मतलब नहीं है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेरी गुड, हु सेड दिस? सर वंश। वंश, वेरी गुड वंश। वंश ने बताया टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं। और जो हम रिजॉल्व करते हैं उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट या एक्स एक्सिस के अलाउंग कंपोनेंट, वाई एक्सिस के, ये सिर्फ वेक्टर के लिए करते हैं। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, टाइम में कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये वाली चीज हम नहीं कर सकते। इस तरीके से मैंने बोला कि जो टाइम इंटू a cos थीटा 1 है, इसमें a cos थीटा 1 जो है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाएगा, और टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जहाँ पे t और a cos थीटा 1 को हमने लिख दिया ax, x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है। यहाँ तक नहीं समझ में आई बात क्या? सर आ गया। आगे। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी थोड़ा सा एड करके लिख दो, इसको लिख दो t a cos थीटा 2। a cos थीटा 2 क्या है? ये एक्चुअल में ये y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, करेक्ट? सर बट वहाँ पे a sin थीटा 1 नहीं होगा? हाँ बेटा, हाँ साइन थीटा होगा। देखो सही, ये तुमने सही पकड़ा, a sin थीटा 1 होगा और यहाँ पे a cos थीटा 1। अब ये a sin थीटा 1 जो है वो क्या हो गया? y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो गया, और t क्या हो गया? टाइम। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये ay कहलाएगा, साइन थीटा 1 का दूसरा नाम ay कहलाएगा कि y डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है, और ax कहलाएगा x डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है। सही बोला क्या मैंने? यस सर। हाँ यस सर। तो यस सर। हाँ बेटा, तो इस तरीके से ये चीज है। अब अगर हम आगे बढ़े तो आप ध्यान से देखोगे कि तीसरी चीज हमने यहाँ पे क्या किया था। हमने यहाँ पे फिर से बताते क्या किया था कि भाई येलो वाला जो हमारा टाइम हो गया बेटा, 5-10 मिनट तो एक्स्ट्रा दे दो थोड़ा आज। इनिशियल वेलोसिटी u थी, और सर 8 मिनट तो एक्स्ट्रा ले ली। चलो ठीक है सर सर कोई नहीं पढ़ाओ आप। पढ़ा लो सर। पढ़ा लो सर। हाँ ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, तो एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट आपने बताया था u cos थीटा हो जाएगा, y एक्सिस पे कंपोनेंट क्या बताया आपने? u sin थीटा हो जाएगा। जहां u cos थीटा का नाम थोड़ा ux लिख देते हैं, और u cos थीटा का नाम और uy। इस पे हमने एक्सेलरेशन लगाया, और एक्सेलरेशन t टाइम के लिए लगाया, तो ये एक्सेलरेशन t टाइम के लिए इंक्रीज इन वेलोसिटी। सर यहाँ पे ग्राफ में दो ग्राफ है क्या एक साथ? बेटा आवाज कट रही बेटा आपकी, आवाज कट रही बेटा। सार्थक बोल रहे हो तो आवाज कट रही तुम्हारी। अब सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर दे रहे हो आप? टेस्ट में यही आएगा ना बेटा, जो पीछे मैंने पढ़ाया 1D मोशन, पूरा का पूरा रेक्टिलिनियर मोशन, और आज का जो आज से जो मैंने शुरू किया मोशन इन 2D, ये वाला 1D और 2D, यानी कि मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों। अब देखो एक्सेलरेशन a t टाइम के लिए लगाया, इसका एंगल मान लेते हैं थीटा 1 हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हो जाएगा a cos थीटा 1 t, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा 1 t। अब जो a cos थीटा 1 t है बेटा, इसको हम बोलेंगे ax, और a sin थीटा 1 जो इसको हम बोलेंगे ay t। अब उसके बाद ये जो इनिशियल वेलोसिटी, हाँ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u और इंक्रीज इन वेलोसिटी वेक्टर at हो गया, इन दोनों का एडिशन मिल करके क्या बन जा रहा है? इन दोनों का एडिशन मिल करके बन जा रहा है बेटा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v बन जा रहा है। अच्छा v जो है वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा 2 एंगल बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v cos थीटा। सही लिखा मैंने क्या? यस सर। Yes,
वी कॉस थीटा को नाम दे देते हैं वी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। वी साइन थीटा को नाम देते हैं वी वाई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। अब यहाँ पे अब तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे, वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई यहाँ ग्राफ में बनी कि यू इनिशियल वेलोसिटी है, यू एक्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, यू वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा नहीं, सेम कलर से करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलो, तो यू इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया, यू एक्स इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, यू वाई इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि ये इंक्रीज इन वेलोसिटी वेक्टर at हो गया, तो axt इसका इंक्रीज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ayt इंक्रीज इन वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और फाइनली इन दोनों का एडिशन होकर के हमारा बनता है फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v। तो यहाँ पर vx इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, vy इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और इक्वेशन हमारी क्या होती है, इन चारों इन वेरिएबल्स हमारे इक्वल्स टू u प्लस at हमारे वेरिएबल्स जो है सर तो सर हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते v इक्वल्स टू u प्लस at, इनके ऊपर वेक्टर लगाया तो वेक्टर बोलना पड़ेगा हमें। हाँ, आप अंडरस्टूड है, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम हॉरिजॉन्टल में देखें तो मेरे पास u है, हॉरिजॉन्टल में v है और v है और axt है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन बनेगा, तो इन तीनों में रिलेशन बन जाएगा हॉरिजॉन्टल में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ध्यान देना। तो हॉरिजॉन्टल में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास ux है और हॉरिजॉन्टल में axt है, ux है और vx है। तो इसमें रिलेशन बन जाएगा vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। अगर मैं वर्टिकल में बात करूं तो मेरे पास vy है, वर्टिकल में uy है, वर्टिकल में ayt है। तो इनमें क्या रिलेशन बन जाएगा, vy इज इक्वल्स टू uy प्लस ayt। तो आपने देखा हॉरिजॉन्टल का अपना वेरिएबल चल रहा है, उसमें अपनी अलग इक्वेशन चल रही है, और वर्टिकल का अपना वेरिएबल चल रहा है, उसकी अपनी अलग इक्वेशन चल रही है। बात समझ आई क्या? यस सर। यस। चलो, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये जो पोजीशन वाला ग्राफ है अभी हम कल समझेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या देखा भाई। आज हमने देखा है PYQs देखा है, आज हमने क्या देखा है, ये देखा, हाँ, मोशन इन 2D देखा है और ग्राफिकल एनालिसिस देखा है आज हमने। ठीक है, इसमें थोड़ा मैंने टाइम लगाया क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। बाकी आपको मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप कर पाओ तो ठीक है, ज्यादा नहीं दिए हैं। बाकी आपको PDF है, ये कहाँ है? ये मुझे ग्रुप में मिल जाती है और आपकी शीट में अपडेट हो जाती है। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे।